कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन का समय आराम करने का बहुत मिला। अब से पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं सुमन शर्मा, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बगहा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। और आज मैं आपको कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज के पाठ नंबर 1 के विषय में जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखक के विषय में। इस पाठ के लेखक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को अपनी 9वीं यात्रा अहमदनगर ट्रेन किले के दौरान सन 1944 में लिखी थी। यह पुस्तक उनकी अंग्रेजी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। और ये अहमदनगर का किला, ये इस पुस्तक का एक अंश है। इसमें इन्होंने विशेष रूप से अपनी स्वतंत्र भारत की लड़ाई लड़ने के दौरान जो उन्होंने 9वीं यात्रा की थी, उसके बारे में है। तो आइए अब हम पाठ के बारे में बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब उनके बंदी जीवन के लिए अहमदनगर के किले में लाया गया, तो उस समय रात का समय था। जैसा कि उन्होंने पुस्तक में लिखा है, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते बूझ के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। लेखक कहते हैं कि ये जो जेल यात्रा थी, ये हमारे करीब 20 महीनों की थी। और जब हमें इस जेल में लाया गया, उस समय रात्रि का समय था और चमचमाते झिलमिलाते आसमान में निकलते हुए सूरज चांद ने हमारा स्वागत किया था। और वो चांद दूज का चांद था, जिसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो शुक्ल पक्ष का चांद हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो चांद था, जो हर महीने आता था, उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हर बार मेरा एक महीना व्यतीत हो रहा है। और उस दूज के चांद को देखकर नेहरू जी सीख लेते थे कि जिस प्रकार से अंधेरी रात के बाद अर्थात कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष आता है, कि इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी दुखों के बाद में सुख आते हैं। बच्चों, नेहरू जी को बागवानी का बड़ा शौक था, जिसका हमें उदाहरण भी मिलता है। हम देखते भी, जहाँ भी हम नेहरू जी की तस्वीर देखते हैं, उनके होठ पर गुलाब का फूल लगा रहता था, जो कि उनकी बागवानी करने के शौक को हमें बताता था। अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी अपना समय कैसे व्यतीत करते थे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने देखा कि वहाँ की जमीन बड़ी ऊबड़ खाबड़, पथरीली और अनुपजाऊ है।
तो अपने बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कुदाल लेकर रात दिन उस धरती पर मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके उस धरती को फूल उगाने लायक बनाया। और वो रात दिन कड़ा परिश्रम करते रहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अहमदनगर के किले में उसके इतिहास को जानने के लिए कुदाल से उसकी खुदाई भी करनी शुरू की, जिसमें उन्हें इमारतों के अवशेष, खंडर और गुंबद आदि मिले। वो और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे, वो और भी खुदाई करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अतः उन्हें कुदाल छोड़नी पड़ी और उन्होंने कलम उठा ली, अर्थात उन्होंने अपने लेखन कार्य को, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लेखन के शौक को आगे बढ़ाने का उन्होंने निश्चय। तदुपरांत उन्होंने भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना आरंभ किया। बच्चों, अहमदनगर का जो किला है उसके इतिहास कोई खास नहीं है, लेकिन इसके साथ में एक विशेष घटना जुड़ी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर महिला थी, एक चांद बीबी नाम की बहुत सुंदर महिला थी और बहुत अच्छी शासिका भी थी, जिसने इस किले की रक्षा करने के लिए अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया और अंततः परिणाम क्या हुआ? उसके ही अपने आदमियों ने उसकी हत्या कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लेखक कहते हैं, ये था एक भाग। अब हम आते हैं अतीत का भाग। अतीत का भाग ये कहते हैं कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया, अतीत का भाग अर्थात जैसा कि हमारा देश काफ़ी समय से मुगलों का गुलाम रहा, तदुपरांत हमारा अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो इन सब की यंत्रणा आदि झेलकर जो बीता हुआ समय था उसका एक भाग जो मानस पटल पर छाया हुआ था, उसको देखते हुए नेहरू जी ने निश्चय किया कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अर्थात अपने लेखों के माध्यम से मैं हमेशा आगे लेख, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाता, मैं अपने देशवासियों के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत के लिए लिखता रहूँगा। ये था हमारा अतीत का भाग। अब इन्होंने कहा है अतीत का दबाव। अतीत का दबाव मानस पटल पर कैसा हो जाता है? दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है, अर्थात दोनों तरह का वह प्रभाव डालता है। और खास तौर से जो दबाव होता है मानस पटल पर, जो दबाव पड़ता है वो दम घोटू होता है। उन्होंने दम घोटू बताया, अर्थात इतना उसका बढ़ जाता है कि मनुष्य का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है? विरासत के बारे में बताते हैं। विरासत अतीत का दबाव, जो इस बात का दूसरा भाग है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विशेष रूप से विरासत के बारे में बताया कि विरासत है क्या, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का
जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इन सब का वारिस हूँ। लेखक कहते हैं कि विरासत क्या वास्तव में वह विरासत है जिसको हजारों साल से, काफ़ी समय से हम भारतवासी उनके दुख, लाभ, हानि, सुख, जय, पराजय का हम एक साथ झेलते आए हैं। क्या मैं उनका ही वारिस हूँ? या ये जो भी कुछ यंत्रणा मानव के हैरत के जो कारनामे हैं, क्या मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ? और साथ ही इन्होंने कहा है कि हम भारतवासियों की विशेषता है, हम भारतवासियों की विरासत की एक विशेषता है कि हम भारतवासी हमेशा एक रहते हैं, अपने देश के लाभ हानि अर्थात विजय का उल्लास हम एक साथ मनाते हैं, पराजय के दुख को हम साथ झेलते हैं और हमेशा हम एक साथ रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के महान नेता होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी रहे हैं। इसकी पाठ के माध्यम से हमने उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम चलते हैं कार्य के गृह कार्य के लिए। बस नहीं, कितना मिनट हुआ?